हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम अभ्यास सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 12 एटम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, फर्स्ट यानी एन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज ए गोल्ड न्यूक्लियस इन जीजर-मार्सडन एक्सपेरिमेंट विद काइनेटिक एनर्जी के it momentarily stops at a distance d from the nucleus and reverse its direction. Then d is proportional to। तो आप लोगों से क्या कह रहा है ये कि हमें एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है, वो गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है जीजर और मार्सडन एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स और जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट एक ही बात है। रदरफोर्ड के ही कुलीग थे जीजर और मार्सडन, जिसकी काइनेटिक एनर्जी आपको के दे रखी है और पार्टिकल आपका क्या होता है, मोमेंटरी स्टॉप हो जाता है कितनी डिस्टेंस के बाद, डी डिस्टेंस के बाद, और रिवर्स इट्स डायरेक्शन अपने वापस डिस्टेंस में वापस चला जाता है। उसे आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हो। तो उस डी की वैल्यू बताएं, डी क्या होती है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास 1/√k, सेकेंड ऑप्शन है √k, थर्ड ऑप्शन है 1/k और फोर्थ ऑप्शन है 1/k²। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करिए हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच का फॉर्मूला क्या है। हमारे पास फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 2ze²/4πε0 इनटू डी। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2ze²/4πε0 इनटू के। इसका मतलब डी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, के, यानी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए state is -3.4 electron volt. Total energy given है. What are the kinetic energy and potential energy of the electron in this state? यानी उसी स्टेट के अंदर कितनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी की जो रिलेशन है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है। इसका मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी है -3.4। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात करेंगे अगर पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपकी, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है आपकी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कितना आ गया, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन ऑर्बिट इज -1.51 electron volt. What are kinetic energy and potential energy of the electron in this orbit? आंसर या हिंट देखो इसका, सेम क्वेश्चन सेकंड है, उसके अंदर भी टोटल एनर्जी गिवन थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑर्बिट की पूछी हुई थी इलेक्ट्रॉन की इन दिस ऑर्बिट। तो यानी इसके लिए वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आएगी, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो कितनी आएगी, 2 इंटू में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द गोल्ड न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर कितना है गोल्ड का, 79, of a 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes momentary to rest and reverse its direction। यानी हमें एक जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसको हम आर नॉट से भी लिख देते हैं, डी से भी लिख देते हैं, जिससे भी आप देना चाहे उससे आप डिनोट कर सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, और आपके पास हमें काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है मुझे, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, 1.6 into 10 की पावर -19। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया, 1.6 into 10 की पावर -13। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.2 into 10 की पावर -12 जूल। जेड की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना है, जेड इक्वल टू 79।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, इक्वल टू कितना हो गया 2 z e² / 4 pi epsilon 0 × d। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, अल्फा पार्टिकल के लिए। तो अब हमें क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी कितना आ जाएगा 2 z e² / 4 pi epsilon 0 × e के बराबर हो गया। 2 z की वैल्यू 79, e की वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर, 1/4 pi epsilon 9 × 10 की पावर 9 अपॉन में e 1.2 × 10 की पावर -12। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3.03 × 10 की पावर 14 मीटर। आसानी से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान रखेंगे, इन ए हेड ऑन कोलिजन बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड ए गोल्ड न्यूक्लियस द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज इतना 3 × 10 की पावर -14 मीटर। कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। सेम क्वेश्चन आपका फोर्थ है, हेड ऑन कॉलिजन दे रखा है अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच में, मिनिमम डिस्टेंस आपको गिवन है, यानी डी बोल दो या आर नॉट बोल दो, वो आपको गिवन है 3 × 10 की पावर -14 मीटर। और हमें क्या निकालना है, इसमें एनर्जी निकालनी है, मींस काइनेटिक एनर्जी। आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार करके देख लेना, ना निकले तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, in Zeiser-Marsden experiment, calculate the distance of closest approach for an alpha particle with energy 2.56 into 10 की power -12 joule. Consider that the alpha particle approaches gold nucleus z equal to 79 in head-on position. ये भी क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ जैसा ही है। देखो कई कई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बार बार आ रहे हैं यहाँ के, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको निकालनी है, एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी 2.56 10 की पावर -12 जूल दे रखी है, और जेड की वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू 79 दे रखा है। आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, इक्वल टू 2 z e² / 4 pi epsilon 0 into r0 यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो r0 कितना आ गया 2 z e² / 4 pi epsilon 0 into e के बराबर होगा। आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन को निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, a hydrogen atom makes a transition from n equal to 5 to n equal to 1 orbit. The wavelength of photon emitted is lambda. The wavelength of photon emitted when it makes a transition from n equal to 5 to n equal to 2 orbit is पहला ऑप्शन 8/7 lambda, B ऑप्शन 16/7 lambda, C ऑप्शन 24/7 lambda and D ऑप्शन 32/7 lambda। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर ट्रांजिशन हो रही है n = 5 से n = 1 तक, यानी इसका मतलब है, यानी इनिशियल कितना दे रखा है हमको n = 5 और फाइनल कितना दे रखा है nf = 1, और उसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है लैम्डा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले ट्रांजिशन दिखाएंगे आपकी n = 5 to 1, 1 lambda = r का मतलब होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, 1 में nf का स्क्वायर माइनस में 1 ni का होल स्क्वायर होता है। r को r रहने देंगे, कहाँ आ रहा है, ये आपका फिफ्थ से 1 में आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस में फिफ्थ का स्क्वायर, तो यानी कितना आ गया 24/25 into r। अब आपसे पूछा क्या है उसने कि ट्रांजिशन बताओ n = 5 to n = 2 तक, इसका मतलब है फाइनल कितना हो गया 2 और इनिशियल कितना है 5। अब आपको क्या करेंगे, हम लोग नई वेवलेंथ निकाल देंगे। नई वेवलेंथ में हमने क्या बोल दिया 1 lambda डैश बोल दिया, r 1 nf का स्क्वायर माइनस में 1 ni का होल स्क्वायर इक्वल टू r को r रख दिया, एनएफ की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस में 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आ गया 32.7, 32/7 into लैम्डा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो नई वेवलेंथ है, आपकी जो नई वेवलेंथ है वो आपकी कितनी आ गई 32/7 लैम्डा के बराबर। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3646 angstrom. Calculate the wavelength of first member of this series. सबसे पहले बात को ध्यान से सुनो, दिस सीरीज लिमिट का मतलब होता है लास्ट लिमिट, यानी
इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इंफिनिटी पर। और कहां पर आ रहा है? सेकंड पर, क्योंकि बालमर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर समझाया था। 1 अपॉन आर 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एन एफ का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास r बाई 4। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 बाय r के बराबर। आगे हमसे क्या कहता है? फॉर फर्स्ट मेंबर के लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेंबर का मतलब है कहां से आएगा? थर्ड से सेकंड में। तो इनिशियल कितना है? थर्ड, और फाइनल कितना है? 2। तो 1 अपॉन लैम्डा डैश इक्वल टू r ब्रैकेट में 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस में एन आई का होल स्क्वायर। कहां से कहां आ रहा है हमारे पास फर्स्ट मेंबर के लिए? एन आई इक्वल टू 3 टू एन एफ इक्वल टू 2 के बराबर। यानी कि एन एफ की वैल्यू कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, एन आई की वैल्यू कितनी है? 3, कितना हो गया? 9। सॉल्व किया तो कितना आ गया? 5 r अपॉन 36। लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई 36 अपॉन में 5 ऑफ r। अब हम क्या करेंगे इसके लिए? जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी कि दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से क्या कर देंगे? डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान से देखो, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा कितना है आपका? 36 अपॉन 5 r इंटू r अपॉन 4। r से r कट गया, 4 से 36 9 बाय कट गया, 9 बाय 5 आ गया। तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 9 बाय 5 इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 36 46 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 62.8 एंगस्ट्रॉम, यानी 6562.8 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। इस बात को आसानी से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द photon which can excite the electron from minus 13.6 electron volt to minus 1.5 electron volt। क्या कह रहा है? फोटोन की फ्रीक्वेंसी बतानी है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इनिशियल से फाइनल में चला जाता है। इनिशियल कितना है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइनल कितना है? माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम नील बोहर का थर्ड पोस्टुलेट जानते हैं। वो क्या होता है? द एनर्जी रेडिएट ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। यानी एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 कितना है? माइनस 1.5, और E1 कितना है? माइनस 13.6। सॉल्व करके एच न्यू की वैल्यू आ गई। तो आपके पास एच न्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यू की वैल्यू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। एच से डिवाइड कर दो, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो न्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 2.9 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा। आसानी से कर पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, यानी दी डायग्राम शो 4 एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन इन विच एमिटेड फोटोन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। आपके पास ये नंबर, ये क्या दे रखे हैं हमको? ऑर्बिट्स दे रखे हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, n 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। यानी कि फर्स्ट की ट्रांजिशन देखो दिखाई दे रही है आपको। फर्स्ट थर्ड से फर्स्ट में, सेकंड फोर्थ से थर्ड में, थर्ड सेकंड से फर्स्ट में, और फोर्थ थर्ड से सेकंड में। तो क्या कह रहा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। कहता है कि इन चारों में से किसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक एक करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर। जब फर्स्ट ट्रांजिशन की बात करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू आर 1 अपॉन कितना आ गया? कहाँ आ रहा है? थर्ड से फर्स्ट में 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। कितना आएगा सॉल्व करके? 8 अपॉन 9 ऑफ आर, यानी 0.88 आर। सेकंड ट्रांजिशन की बात करेंगे। सेकंड कहाँ है आपकी? फोर्थ से थर्ड में 1 अपॉन लैम्डा 2 आर, कितना आ गया? 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16, 7 आर अपॉन 144। सॉल्व कर कितना आ गया? 0.048 ऑफ आर। थर्ड ट्रांजिशन देखेंगे। 1 अपॉन लैम्डा 3 इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4, 3 बाई 4 ऑफ आर, 0.75 ऑफ आर। और फोर्थ और लास्ट ट्रांजिशन कितनी है आपके पास? तीसरे से दूसरे में। तो 1 अपॉन लैम्डा 4 इक्वल टू आर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, यानी 5 आर अपॉन 36।
0.0139 आर। आप चारों की चारों ट्रांजिशन में देख लो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ मुझे किसकी लग रही है, पहले की। और हम जानते हैं एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन। ध्यान रखना, एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। दी फिगर shows the energy label diagram of hydrogen atom with few transitions. Which transition show the emission of photon with maximum energy? सेम क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन जैसा है। आपके पास 5 ऑर्बिट दे रखी हैं जिनकी ट्रांजिशन क्या दे रखी है, पहले की फोर्थ से फर्स्ट में, सेकंड ट्रांजिशन थर्ड से सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन फिफ्थ से सेकंड और फोर्थ ट्रांजिशन फोर्थ से थर्ड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10th की तरह हम पहले एक की वेवलेंथ, फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथे की निकाल लेंगे। वेवलेंथ को फिर हम एनर्जी के साथ कंपेयर करेंगे। हम जानते हैं एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसकी 1 अपॉन लैम्डा ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल absorbs a photon which excites it to the n equal to 4 level. Determine the wavelength and frequency of photon. एक हाइड्रोजन एटम दे रखा है जिसमें क्या कह रहा है, इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब ए फोटोन, फोटोन एब्जॉर्ब होता है और वो एक्साइट होके n इक्वल टू 4 लेवल तक जाता है। तो उसकी वेवलेंथ बताओ और उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। कहां जाता है, ग्राउंड लेवल, यानी n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 तक जाता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर। आर जो होता है रेडबर्ग कांस्टेंट बताया मैंने, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 10 की पावर 7, ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू आ गई 9.7 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा कितना 9.7 इंटू 10 की पावर -8। सॉल्व कर लोगे कितना जाएगा 3.1 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज के बराबर होगा। आज हम अभ्यास सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसका पहला न्यूमेरिकल हमारा है फर्स्ट, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर्स 64 एंड 125 ईच। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान रखें, हमसे क्या कह रहा है, निकालना क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, जो मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन कौन कौन से दे रखी है, पहला ऑप्शन है 64 बाई 125, बी ऑप्शन 4 अपॉन 5, सी ऑप्शन 5 बाई 4, डी ऑप्शन यानी 1। तो आपका आंसर आप खुद ही देख सकते हैं क्या होगा आपका 1:1 यानी 1, बिकॉज न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम 92 टू 38 प्लस न्यूट्रॉन 01 देता है NpXY प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यू बार प्लस क्यू, क्यू का मतलब है एनर्जी ड्यूरिंग रिएक्शन। द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर। आप ये आपको पास एक एलिमेंट दे रखा है जिसके ना तो हमें एटॉमिक नंबर पता है ना हमें इसका मास नंबर पता है। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट कर रहा है, एक्स से, और मास नंबर को डिनोट कर रहा है वाई से। तो हमें ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए ऑप्शन एक्स की वैल्यू 92, वाई की वैल्यू 238, बी एक्स की वैल्यू 92, वाई की वैल्यू 239, सी एक्स की वैल्यू 93, कॉमा और वाई की वैल्यू हमको जो दे रखी है 39, और डी दे रखी है हमको एक्स की वैल्यू 93 एंड वाई की वैल्यू 238। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा? पहले हम एटॉमिक नंबर्स को देखेंगे, फिर इनके मास नंबर्स को देखेंगे। एटॉमिक नंबर को जब देखेंगे तो देखो 92 प्लस 0 इक्वल टू यहाँ कितना एक्स और यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन का -1, तो कितना बन जाएगा आपका 93। और जब मास नंबर को देखेंगे 238 प्लस 1 इक्वल टू वाई प्लस 0, कितना आ गया 239। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आप ध्यान से देख सकते हैं।
उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ऑक्सीजन 816H 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट and that of oxygen 817H 7.75 mega electron volt. The energy in mega electron volt required to remove a neutron from O817H. A option 0.042 mega electron volt. B option 7.86 mega electron volt. C ऑप्शन 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी ऑप्शन 3.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ऑक्सीजन 816 की बाइंडिंग एनर्जी हमको गिवन है, ऑक्सीजन 817 की बाइंडिंग एनर्जी भी हमको गिवन है। वो कह रहा है कि न्यूट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगी की जरूरत पड़ेगी वो हमें बतानी है। ऑक्सीजन O17 देता है ऑक्सीजन O16 प्लस में क्या निकल गया न्यूट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूट्रॉन फ्रॉम O817। तो क्या करेंगे आप, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O817 में से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O816 को माइनस कर देंगे। यानी E इक्वल टू कितना है इसके अंदर, मास नंबर 17 और एक का कितना है 7.75 माइनस 16 इंटू 7.97 सॉल्व करोगे 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन, द कार्बन आइसोटोप carbon C612 has a nuclear mass of 12U. Calculate the binding energy of its nucleus. Given mass of proton 1.007825U, mass of neutron 1.008665U. सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स हैं और बोर्ड के एग्जाम में एक न्यूमेरिकल के आने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे, तो इसको आप एक बार ध्यान रखें। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें, क्या क्या चीज हमें गिवन है। हमें देखो कार्बन C612 दे रखा है, इसका मतलब हमें इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर हमें कितना दे रखा है 12। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 6 और A माइनस जेड कितना हो गया वो भी 6। मास ऑफ ईच प्रोटॉन है, मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन है। सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे, फॉर्मूला होता है ZMP प्लस में A माइनस जेड MN माइनस में M। Z की वैल्यू 6, MP की वैल्यू 1.007825 ऑफ U प्लस 6 इंटू 1.008665U माइनस में 12U हो गया। इसको सब दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 0.09894 ऑफ U। ध्यान रखना जितने डेसिमल तक जा रहा है उतने तक उसको लेके जाना है, इसको भूलना नहीं कभी भी। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है कि जो मास डिफेक्ट की वैल्यू आई है उसमें U जो आया, U का मतलब होता है AMU, उसको हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 92.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे भी हम आगे और क्वेश्चन भी लेंगे इस तरह के हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैलकुलेट दी एनर्जी रिलीज्ड ओब्लिक एब्जॉर्ब्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। पिछली बार हमें एक एलिमेंट दे रखा था, आपके हमें एक इक्वेशन दे रखी है 1H1 प्लस 1H3 देता है 1H2 प्लस 1H2। 1H1 यानी प्रोटॉन हो गया 1.008725 ऑफ U, मास ऑफ 1H2 दे रखा है 2.014102 ऑफ U, मास ऑफ 1H3 दे रखा है 3.016049 U। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले एक बात को ध्यान रखें इस क्वेश्चन के लिए जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग मास ऑफ रिएक्टेंट और इस वाले हिस्से को बोलते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। जब हम मास डिफेक्ट निकालेंगे तो हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, चाहे मास ऑफ रिएक्टेंट छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट को ही माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद फिर U की या AMU की वैल्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जो आपको गिवन होगी वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे और वहां से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, Q वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक बात और ध्यान रखें, अगर Q वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और अगर एनर्जी आपके पास Q वैल्यू पॉजिटिव है या मास डिफेक्ट पॉजिटिव है
तो एनर्जी रिलीज्ड होगी। उनको हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये भी कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। हमने क्या किया, क्यू वैल्यू ले ली, जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कर दिया, मास ऑफ रिएक्टेंट डाल दिया, मास ऑफ प्रोडक्ट डाल दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 0.00433 यू, यानी क्यू वैल्यू की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई। और नेगेटिव आने का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। और एब्जॉर्ब होगी तो अगर कोई पूछने लगे तुमसे कि ये एनर्जी, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो बड़े आसानी से आप बता पाएंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यू की वैल्यू लगा देंगे 931.5, तो क्यू वैल्यू की ये वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 1H2 प्लस 1H3 देता है 2He4 प्लस में एक न्यूट्रॉन 0 एंड 1। गिवन दे रखा है मास ऑफ 1H2 2.014102 U, मास ऑफ 1H3 3.016049 U, मास ऑफ हीलियम 2He 2He4 4.002603 ऑफ U, और मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.008665 ऑफ U। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मास डिफेक्ट निकालेंगे। मास डिफेक्ट में मैंने आपको बताया था मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, आप इसको ध्यान से देखें एक बार। हमको ये दो आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं, दोनों एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इनका भी मास मास इसका भी मास, दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर इन दोनों के मास को भी हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास मास डिफेक्ट की वैल्यू 0.018883 यू आ जाएगी। इससे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 0.018883 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और आपका आंसर जो होगा 17.589 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन नाइट्रोजन 714 प्लस हीलियम देता है XZA प्लस में 1H1। X रिप्रेजेंट पहला ऑप्शन यानी A ऑक्सीजन 716, B नाइट्रोजन 817, C ऑक्सीजन 817, D नाइट्रोजन 716। वही पहले भी करा चुके हैं क्वेश्चन। इसमें सारे जितने भी हमें एलिमेंट जो दे रखी, जो इक्वेशन दे रखी है, जो इक्वेशन हमें गिवन है उसके एटॉमिक नंबर और उनके मास नंबर्स देखेंगे। पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो देखो रिएक्टेंट में क्या देख रहे हो, 7+2 बराबर है Z+1, यहां से Z की वैल्यू आ गई 8। जब हम मास नंबर को देखेंगे तो 14+4 इक्वल टू A+1, यानी A की वैल्यू 17 आ गई। इसका मतलब जो X एलिमेंट है वो क्या है आपका, ऑक्सीजन 817 के बराबर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखें, फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। कार्बन C612 प्लस कार्बन C612 देता है नियोन 1020 और हीलियम बनाता है। हीलियम का मतलब 2He4। इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया था जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज पूछी थी। मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी अगर पॉजिटिव आती है तो एनर्जी आपकी रिलीज होगी और इक्वेशन आपकी एक्सोथर्मिक होगी। और अगर आपके पास मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव आती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और आपकी जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगी। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं एक बार चेक करिए। गिवन जो मास दे रखे हैं हमको, मास ऑफ कार्बन दे रखा है 12 U, मास ऑफ नियोन दे रखा है 19.992439 U, मास ऑफ हीलियम दे रखा है 4.002603 U, और 1 U की वैल्यू भी गिवन है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन अपॉन C स्क्वायर। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले इन दोनों के मास को रखेंगे और इसके मास में से इन दोनों के मास को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अगर आपका जो मास है वो अगर आता है पॉजिटिव, बताया मैंने, तो इक्वेशन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। और माइनस करने के बाद अगर आता है नेगेटिव तो इक्वेशन या रिएक्शन होगी आपकी एंडोथर्मिक। बड़े आसानी से आप इसको कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, द फाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम 37 न्यूक्लियस
given mass of proton 1.007825 of U, mass of neutron 1.008665 of U, and mass of lithium वो भी गिवन है 7.01599 of U। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले भी आपको बता चुके हैं, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, ZMP प्लस में A माइनस ZMN माइनस M, ये सब कुछ हमें गिवन है। यहां से मास डिफेक्ट निकल के आ जाएगा 1.004211 ऑफ U। इससे क्या करेंगे, फिर बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी में क्या करेंगे, यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमें गिवन है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना जाएगा आपका 39.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन का मतलब होता है मास नंबर। किसकी बात कर रहे हैं, लिथियम की। कितना मास है उसका, मास नंबर कितना है 7। 7 से उसको डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। क्वेश्चन नंबर 10, find the mass equivalent to energy of 10 की पावर 26 जूल। यानी एनर्जी आपको गिवन है, इक्विवेलेंट ऑफ मास आपको निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन लगाएंगे, इक्वल टू mc स्क्वायर। मास कितना है, E अपॉन सी स्क्वायर। E की वैल्यू आपको गिवन है 10 की पावर 26। सी भी आपको पता है 3 into 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1.1 10 की पावर 9 kg के बराबर होगा। अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।